नजम नकवी साहब जो पड़ोसी मुल्क से आए थे, बड़े महान नामवर डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरी सहेली को कास्ट करना था फिल्म में। वो उनको देखने आए, वहाँ मुझे देखा और उनके ख्याल में मैं वो रोल ज़्यादा अच्छा कर सकती थी। जिन्होंने मेरी परवरिश की थी वो मेरी नानी थी। मेरी वालदा बचपन में ही फौत हो चुकी थी, तो नानी ने मेरी परवरिश की थी। उन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी 2 फिल्मों के बाद। उन्होंने कहा, बेटा अब बस तुम्हारी नसीब में शायद हिट फिल्म नहीं है, तो आप इस लाइन को खैर बात कह दें। कि पहले दिन जब मेरा टेस्ट हुआ, मैं स्टूडियो में गई। वहाँ का माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। उससे पहले ना कभी मैंने कोई शूटिंग देखी थी, ना ये लाइट्स वगैरह जो रोशन होती हैं। मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं किसी भी आर्टिस्ट को बताती रहती हूँ सेट पे कि ऐसे नहीं करें, ऐसे करें, ऐसे चलें, ऐसे उठें। उसमें पूरा आपको एक्टिंग की हेल्प चाहिए होती है। शमीम आरा से मेरी ये पहली और आखिरी मुलाकात थी। उन्हें हम ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानते थे। जितनी भी फिल्में उन्होंने की, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उन्हें मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा। बस वो कुछ मजलूम ही कैरेक्टर रहता था। लेकिन उनकी 2 मशहूर फिल्में मैंने कई दफ़ा देखी। नायला, जो सबसे पहली हमारी कलर्ड फिल्म थी, और लाखों में एक। लाखों में एक की क्या बात थी, उसकी मौसीकी की क्या बात थी। और उसी फिल्म ने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को भी लॉन्च किया। और एक सीन मुझे उसमें याद है जिसमें शमीम आरा ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, कहीं पहाड़ों पे शूट हुआ है और धुआं पीछे से उठ रहा है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। शमीम आरा, वी मिस यू। ये बताइएगा कि मैंने आमतौर पे सुना है कि जी हम फिल्म लाइन में इस तरह आए कि कोई डायरेक्टर हमारा वाकिफ़ था, वो घर आया, ऐसे हो गया। कोई जिक्र करता है कि जी हम सेट पे गए देखने के लिए, तो उन्होंने कहा जी आप क्यों नहीं एक्टिंग। तो क्या आपके साथ भी इसी किस्म का कोई हादसा पेश आया था जब पहली दफ़ा आपको ऑफर हुई फिल्म की? या थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा है वैसे कोई मिलता जुलता। अच्छा। कि एक मेरी सहेली थी, उनके घर में गई हुई थी। तो नजम नकवी साहब जो पड़ोसी मुल्क से आए थे, बड़े महान नामवर डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरी सहेली को कास्ट करना था फिल्म में। वो उनको देखने आए, वहाँ मुझे देखा और उनके ख्याल में मैं वो रोल ज़्यादा अच्छा कर सकती थी और मेरा चेहरा या कद उनके लिए ज़्यादा मौजूद था, सूट करता था कैरेक्टर के हिसाब से। तो नजम नकवी साहब ने मुझे पहली दफ़ा फिल्म कुंवारी बेवा में लिया और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। उस सहेली से लड़ाई तो नहीं होगी? नहीं, सहेली ने बहुत, वो बेचारी मायूस हुई और मगर नसीब के आगे क्या कर सकते हैं। जिसके नसीब में लिखा होता है उसी को मिलता है। बिल्कुल सही। तो कुंवारी बेवा आपकी पहली फिल्म थी? जी जी। और कैसी गई वो? बॉक्स ऑफिस पे तो मायूस कुन थी। ओहो। मगर ये कि मेरी ज़िंदगी बन गई, वो फिल्म फ्लॉप हो गई, मगर मुझे आगे चांस मिलता गया। और सहेली जो फिल्म रिलीज़ हुई वो फिल्म कामयाब हुई। सहेली से पहले 1-2 फिल्में और भी बनी मेरी, मगर वो बॉक्स ऑफिस पे कामयाब नहीं। और जब तक कि बॉक्स ऑफिस पे फिल्म हिट ना हो, उस वक्त तक आप समझिए कि हीरोइन का फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, ये बताइए कि वही वाली बात आपकी कि आमतौर पे जब फिल्में अगर हिट ना हो
तो फिर आगे चांस भी नहीं मिलता। ये तो और फिर या तो आदमी दिल बर्दाश्ता होकर बैठ जाता है, या फिर ये कि कोशिश करता रहता है। तो आपने ये नहीं सोचा कि छोड़ो यार क्या मुसीबत है? नहीं, मैंने नहीं सोचा। जिन्होंने मेरी परवरिश की थी वो मेरी नानी थी। मेरी वालदा बचपन में ही फौत हो चुकी थी, तो नानी ने मेरी परवरिश की थी। उन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी 2 फिल्मों के बाद। उन्होंने कहा बेटा अब बस तुम्हारी नसीब में शायद हिट फिल्म नहीं है तो आप इस लाइन को खैर बात कह दें। मैंने कहा अब ये नहीं हो सकता, अब ये मसला हो गया जिद का। और मैं जब तक एक फिल्म हिट नहीं हो जाएगी जब तक मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही रहूँगी। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि वो सहेली SM यूसुफ साहब की फिल्म बहुत बॉक्स ऑफिस पे कामयाब हुई और उससे फिर मुझे आगे तरक्की की राहें खुल गई और आप चलती गई आगे। जी। आसानी से आपने कह दिया कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मैं फिर फिल्मों में आ गई। फिल्मों में आना कोई इतना आसान है नहीं, घर वाले मान गए, मानते नहीं आमतौर पे, कुछ फिल्मों के साथ कुछ जरा सा। जी, घर वाले इसलिए मान गए कि घर वालों ने देखा कि मेरा भी इंटरेस्ट है, तो और मेरी नानी कोई मेरी जिद या कोई मेरी खुशी को रद्द नहीं करती थी। जो मैं कहूँ वो कहती थी ठीक है। तो इसलिए मुझे इस लाइन में आने का मौका मिल गया और अल्लाह ताला ने अभी तक काफ़ी कामयाबी बख्शी है, जिनके लिए मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। ये बताइए, पहला दिन, पहला शॉट कुछ याद है? बात तो पुरानी बिल्कुल याद है। ये तो ऐसे याद है जैसे अभी हुआ हो, हर चीज़ याद है। कि पहले दिन जब मेरा टेस्ट हुआ, मैं स्टूडियो में गई। वहाँ का माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। उससे पहले ना कभी मैंने कोई शूटिंग देखी थी, ना ये लाइट्स वगैरह जो रोशन होती हैं स्टूडियोज़ में, वो खासे माहौल की चेंजेस और डरावना सा लगता था कि कहाँ आ गए। एक बड़ा सा हॉल, उसमें बहुत सारी लाइटें ऑन हैं, लोग खड़े हैं, मचा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो उसमें काफ़ी मैं नर्वस हुई थी। ऐसे नर्वस थी कि मेरे लिए माहौल से मैं ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि क्या है। हर चीज़ को गौर से देख रही थी। जब उन्होंने एक शॉट मेरा लिया, पहले लाइटिंग के लिए उन्होंने खड़ा किया कि आप यहाँ खड़ी हो, फिर लाइट्स वगैरह जब ओके हो गई, उसके बाद उन्होंने एक डायलॉग मुझे दिया। वो डायलॉग तो मुझे पूरा याद नहीं है, मगर उसका मकसद मुझे ये याद है कि वो अपनी सहेली को एक ख्वाब सुनाती है। अच्छा। कि मैंने एक रात ये ख्वाब देखा, वो ऐसे मिला, वो यूँ गया, वो ऐसे गया, मैं फिर यूँ, इस टाइप से कुछ था। डायलॉग प्रॉपर याद नहीं, मगर मैंने 2-3 दफ़ा रिहर्सल की, 3-4 दफ़ा पानी पिया, उसके बाद शॉट पहला ही ओके दिया। वाह। आप? जी शटअप नहीं। वो तो आपकी ये वर्दी पहनने से पहले की बात थी। सुनिए, आप उन वाकयात को भुला नहीं सकते। जी नहीं, उन वाकयात को भुलाने के लिए आपको भुलाना पड़ेगा और ये मुझे मंजूर नहीं। क्यों? वाह साहब, उसे भुला दूं जिसके लिए ये वर्दी पहनी है। मुझे अफसोस है। मुझे खुशी है। इस वर्दी की? जी, इस बात की कि मुझे इस वर्दी में देखकर किसी का अफसोस तो हुआ, और किसी का अफसोस कब होता है ये आप जानती हैं? मैं तो नहीं जानती। आप ये भी नहीं जानती कि शमा कब पिघलती है? कब पिघलती है? जब परवाने को जलता वहीं देख सकती है, ठीक है ना? तो आपके ख्याल में शमा पिघल गई? अरे साहब, ख्याल ही नहीं, अब तो यकीन भी है, वरना शमा को शटअप कहना चाहिए था। शटअप। पहली जो रंगीन फिल्म थी पाकिस्तान की, नायला जी, उसमें आप बतौर हीरोइन थी। उससे पहले ज़ाहिर है ब्लैक एंड व्हाइट चलती रही थी फिल्में। सब फिल्में ब्लैक सारी। तो ये बताइए कि एकदम से रंगीन फिल्म आई, उसमें आपने कुछ तैयारी की, कुछ एकदम से एक्साइटमेंट हुई, कपड़े कैसे पहनेंगे, लिपस्टिक कैसे लगेगी? पहले तो जो मर्जी चला लो, कोई पता हाँ, नहीं वो चलता तो सब या ब्लैक आना या वाइट आना, ब्लैक एंड वाइट जो। मगर जब कलर फिल्म का हुआ तो हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात थी कि हर कपड़ा जिस रंग का पहनेंगे वही नज़र आएगा, और मेकअप भी अच्छा, लिपस्टिकें भी। और मेरे लिए आगा जी गुल साहब ने इत्तेफाक ये हुआ कि जब नायला की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी तो एक फेस्टिवल में हम लोग गए थे इंडोनेशिया। अच्छा। वहाँ से वापसी में वो हॉलीवुड से होते हुए आए तो मैक्स फैक्टर कंपनी ले गए मुझे मेकअप कराने के लिए, इसलिए कि माशाल्लाह मेरा रंग भी काफ़ी सफ़ेद है। तो मतलब ये वो कहने लगे, उनको ये डर था कि गंदुमी रंग है, सांवला रंग जो है स्क्रीन पे कैसे आएगा।
मगर जब वो मैक्स फैक्ट्री पहुंचे तो वो मायूस हुए और मैं बहुत खुश हुई। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा इसका कलर तो बेस्ट कलर है फिल्म के लिए, कलर फिल्म के लिए ये कलर ज़्यादा अच्छा आता है, बिल्कुल गोरा अच्छा नहीं इतना लगता, मगर थोड़ा सा हम भी डार्क करते हैं इसको मेकअप से, तो ये टोन ठीक है, आप इतना इनके लिए वरीड ना हो। वो खासे आगा साहब कहते थे तुम्हारे भाई काली हो इसलिए अब कलर फिल्म में कैसे आओगे तो अल्लाह का शुक्र हम ठीक आए कलर फिल्म क्या है। तो कुछ याद है आपको कि नायला की जब शूटिंग्स हो रही थी या कपड़ों के बारे में कोई, मुझे एक दफा याद है आपने कहीं जिक्र किया था कि यानी घोड़े की हर दुनिया का हर रंग लगा दिया था शायद। हाँ जी, उसको मल्टी कलर कर दिया था, एक उसका रेड था, येलो था, ग्रीन था, ब्लू था, जामुनी था, हर कलर था उसमें। वो एक घोड़े की स्टिक थी जो दर्पण साहब के हाथ में होती है मरहूम के, तो घोड़े को उन्होंने चाबुक मार दे, तो इतना शौक था कि हर चीज रंगीन हो के चाबुक तक पे पेंट कर दिया। ये बताइए कि एक्टिंग तक तो चलें ठीक है, लेकिन हमारी फिल्म में माशाल्लाह गाने भी बहुत होते हैं, तो गानों को पिक्चराइज करना खुद पे, मतलब हम सिर्फ अभी फिलहाल एज एन एक्ट्रेस बात कर रहे हैं जी, तो वो भी तो एक फन होता है, उसको सीखना, उसकी टाइमिंग, म्यूजिक की और वर्ड्स को करना, फिर एक्सप्रेशंस देना। कुछ पहली दफा अजीब नहीं लगा गाना गाते हुए, जो गाना आप नहीं गा रही कोई और गा रहा? हाँ जी, पहली दफ़ा तो मुश्किल भी होती है इसलिए कि उनके लिप्स कहीं और जा रहे होते होंगे, उनकी आवाज़ हम तक है ना, तो आवाज़ हम लिप्स जब मैच करते हैं तो आवाज़ कभी कभी अलग हो जाती थी, हमारे लिप्स अलग हो जाते थे। वो काफ़ी मुश्किल और प्रैक्टिस की बात है, ये भी आदत डालनी पड़ती है। फिर हमने ये किया कि रेडियो ऑन किया और जो वो रेडियो पे गाना चल रहा है हम उसके साथ लिप सिंक कर रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिस जब घर में मुझे जब काफ़ी एक दो दफ़ा ऐसी दिक्कत पेश आई तो जो हमारे नजम नकवी साहब, यासिम यूसुफ साहब या शरीफ नैयर साहब जो जिनकी भी शूटिंग करते वो उन्होंने कहा अब तुम घर जाओगी रेडियो लगा के आपने लिप सिंकिंग का वो प्रैक्टिस करनी कि लिप सिंक करें आप। मैंने कहा जी अच्छा। और ऐसा होता था कि जो अगर हमारे डायरेक्टर ने कह दिया है वो हमने घर जाके करना ज़रूर है। आजकल लोग बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करते, मगर हम बहुत करते थे। हम शर्म महसूस करते थे अगर हमसे रिटेक हो जाए सेट पे। अब बदकिस्मती कह लीजिए जो भी है, बहरहाल कि इस मुल्क में कम से कम कोई किसी किस्म का स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है जहाँ एक्टिंग वगैरह सिखाई जाती है। तो चले पहली टेक तो आपने दे दी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी दी, लेकिन अगर मैं ये सवाल पूछूं कि एक्टिंग फिर मतलब सीखी कैसे आपने, किसने सिखाई या उसको बेहतर किस तरह किया कि आप माशाल्लाह इतनी टॉप पे पहुंच गई? ये भी तो एक प्रैक्टिस है, स्किल है। एक्टिंग वाकई कुछ इंसान, हर इंसान में अल्लाह की तरफ से होते हैं गट्स। मैं तो ये कहूँगी कि ये सीखना तो ज़रूर पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, मगर अगर अंदर आपके दिमाग में इधर कुछ नहीं है तो आप कितने ही वो कर लें, वो डायरेक्टर आपसे काम नहीं ले सकता। अगर इंटेलिजेंट है, फ़ौरन पिक करती है, फ़ौरन नकल कर सकती है, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक एक्ट्रेस में या एक्टर में कि वो आप जिस तरह बता रहे हैं वो उसको कॉपी कर दे और वो एक एक चीज़ याद रखे कि यहाँ ये डायलॉग है और इसमें यहाँ पॉज देना है हमने, और यहाँ हमने जल्दी बोल जाना है, यहाँ हमने गिराना है फ़िक्रे को, यहाँ उठाना है। वो एक एक चीज़ फ़िक्रे के साथ साथ आपको ये सारी वेरिएशन भी याद करनी पड़ती है और इसके लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आरज़ू थी जिसकी वो पयाम आ गया है मेरे दिल की धड़कनों में, तेरा नाम आ गया है। मुझे आरज़ू थी जिसकी ज्यादातर ट्रेजेडी की, मेरे ख्याल में सोशल ट्रेजेडी कह लीजिए। एक ट्रेजेडी भी की और धक्के भी खाए, घर से निकाले जा रहे हैं और डांटे पड़ रही हैं। बस इस मजलूमियत के रोल मैंने ज्यादा किए, जी हाँ।
कोई इसकी खास वजह थी क्या? वो फिल्में उस जमाने में ऐसी बन रही थी, या आपकी अपनी पर्सनालिटी थी, या आपको टाइप कास्ट किया जा रहा था? क्या वजह थी? आप चाहती नहीं थी कोई और फिल्में मिले आपको? मैं बिल्कुल चाहती थी, और एक तो ये था कि मैं शायद शक्ल से भी मजलूम लगती हूँ। उस वक्त तो बहुत लगती थी, सेहत से भी, शक्ल से भी। तो ये, और दूसरे ये भी था कि फिल्में भी इस टाइप की बहुत बन रही थी, फैमिली ड्रामेटिक मूवी, ट्रेजेडी बनती थी, और उसके लिए मुझे समझते थे कि ज़्यादा मैं मौजू हूँ। मैंने रोमांटिक कैरेक्टर भी प्ले किए बहुत सी फिल्मों में, और मगर ट्रेजेडी और ड्रामेटिक ज़्यादा, जो कहते थे लोग कि मैंने अच्छे किए हैं, तो वो ज़्यादा तादाद थी। अमूमन ये कहा जाता है शमीम कि तख्लीकी काम करते वक्त हमेशा दिल में एक चुभन सी रह जाती कि ये रह गया, कमी रह गई, ये बेहतर हो सकता था। आप जब अपना शूटिंग ख़त्म करके आती थी शाम को या अगले दिन या जो भी था, तो कभी अपने कैरेक्टर्स के ऊपर सोचती थी कि कुछ कमी रह गई या ऐसे कर लेती? या बिल्कुल, वो सोचना क्या, वो दिमाग में ही फंसा होता था। वापस जाते, जब जैसे ही घर पहुँचे, और वो रास्ते में भी सोचते गए कि वहाँ ये करना था, वहाँ अगर मैं ऐसे इधर देख लेती या ऐसे हाथ उठा लेती तो ज़्यादा अच्छा था। वो कुछ कमी तो हमेशा, कभी भी कोई आर्टिस्ट, मेरा ख्याल है कि मुतमईन नहीं होता। मैं तो नहीं होती थी, और दूसरे भी, मुझे नहीं लगता कि लोग अपने काम से आसानी से मुतमईन नहीं होते। कभी ऐसा होता है, वंस इन द ब्लू मून, के कोई ऐसा शॉट होता है हम कहते हैं हाँ ये इससे अच्छा शायद हम नहीं दे सकते, मगर वैसे ज़्यादातर ये होता था कि अगर दोबारा लें आप तो हम इससे अच्छा शॉट देंगे। एक जो फिल्म मुझे अभी तक याद है आपकी, बहुत सी और भी देखी थी, लेकिन वो थी लाखों में एक। जी। आपको कुछ उसमें अपने कैरेक्टर में कोई ऐसी बात याद है जो मुख्तलिफ, जो बाकी फिल्मों से ज़रा मुख्तलिफ हो? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, एक दूसरे मज़हब की लड़की, और वही मेरे लिए एक बड़ी उसमें नई बात थी, नई चीज़ थी। ड्रेसेस में भी, मेकअप में भी, सारी चीज़ें उसमें मुझे चेंज करने का मौका मिला, और वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था और हमेशा रहेगा। इसलिए कि उस कैरेक्टर में एक तो थ्रू आउट उसका म्यूज़िक भी फिल्म का बहुत ही उम्दा था, और सारे वेरिएशन सब थी उसमें। एक लाइट पोर्शन भी बिगिनिंग में था, फिर रोमांटिक चलता है, फिर ट्रेजेडी, और वाइंड अप उसका बहुत खूबसूरत था। महमूद को मिटाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो अमर है और अमर रहेगा। मैंने जान लिया है कि तुमने मेरे महमूद को धोखा देने की ठान रखी, और उसकी जान लेकर तुम अपने मन को शांत करना चाहती हो, मगर उसके मरने से तुम्हारी बात नहीं बनेगी। दोष तो मेरे मन का है, कसूर तो मुझसे हुआ है। मोहब्बत अगर गुनाह है तो गुनाहगार मैं हूँ, मोहब्बत की सजा मौत है तो सजावार मैं हूँ। एक्टिंग तो आपने कहा कि जिस तरह की कुछ खुद सीखा, कुछ सेट पे सीखा, ये वो, उसके बाद फिर आप प्रोडक्शन में तो आई, लेकिन डायरेक्शन में भी आई। तो डायरेक्टर को तो जाहिर है सिर्फ एक्टिंग से ताल्लुक नहीं है उसका तो कहानी से लेकर लाइट, कैमरा, एडिटिंग, ये फिर आपने वक्त के साथ साथ क्या सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखा या खुद ब खुद आपके अंदर आता चला गया? नहीं, ऑब्जर्वेशन तो जाहिर है मेरी इतनी तवील रही। फिर सारे डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया, और काम में मैं जितना अपनी एक्टिंग की तरफ तवज्जो देती थी, उससे ज़्यादा मैं ये भी देख रही होती थी कि ये सेट पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब मैं बैठी होती थी फारिग वक्त में, मैं सिर्फ ये ऑब्जर्व करती रहती थी कि ये लेंस कैमरे में चेंज किया है तो क्यों किया है, और मैं कैमरामैन से पूछ भी लेती थी। मैंने कहा ये आप क्या, ये कौन सा लेंस लगाया है? तो वो मुझे कहते हैं आपको सीखना है। मैंने कहा जी मुझे शौक़ है। तो वो बता दिया करते थे कि ये लगाया है, ये हम आपका क्लोज़अप लेने के लिए लगा रहे हैं, ये लॉन्ग शॉट के लिए है ये। तो उससे भी काफ़ी मैं सीखती रही, और मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हर डायरेक्टर के साथ काम करने से भी आपको सीखना बहुत कुछ मिल जाता है। तो हर डायरेक्टर के साथ तकरीबन मैंने 100 फिल्मों से ज़्यादा फिल्में की एज एन आर्टिस्ट। तो उसमें मैंने अगर 25-30 डायरेक्टरों के साथ काम किया तो उनसे एक एक बात भी सीखी है, तो 30 बातें तो आई गई। और फिर कैमरामैनों का मगज़ खाती रहती थी हर वक्त, वो बेचारे बताते रहते थे।
तो सेट्स पे और स्टूडियो में कभी भी मैं अगर ऐसे घूम रही हूँ तो मैं ऐसे नहीं घूमती थी। स्टूडियो में अगर मैं बैठी हूँ तो मैं लेबॉर्ट्री में चली गई। उस ज़माने में प्यारे खान साहब लेबॉर्ट्री इंचार्ज होते थे, बड़े अच्छी तरह मिलते थे, बड़े प्यार करते थे, आओ बेटा क्या है तुम, ये तुम में अच्छी आदत है कि तुम लेबॉर्ट्री वालों को भी कभी सलाम करने आती। तो वो मुझे फिर बताते थे कि ये देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, इसमें कौन सा कलर चढ़ गया, कौन सा। उस ज़माने में तो लीली सिस्टम था, मतलब कलर करेक्शन, अब तो कंप्यूटराइज्ड लैब हो गई हैं। जी जी। मगर उस ज़माने में कलर करेक्शन करते थे, एक एक वो फिल्टर डालते, ग्रीन निकाल लिया, येलो डाला, वो उसको कम करना है, रेड को कम करना है, तो वो भी मैं उनसे कभी कभी सीखती थी। फिर आपका चलें एज डायरेक्टर, आपकी नया करियर का एक नया करियर आपने लॉन्च किया। तो एक दिन आप कैमरे की उस तरफ थी जी, फिर अगले दिन आप कैमरे की इस तरफ थी, तो कुछ फ़र्क नज़र आया आपको उस आँख से जब आप देख रही थी, उस लेंस की आँख से पीछे देख रही? बहुत फ़र्क नज़र आया, इसलिए कि जब खुद एक्टिंग करते थे तो लोग बताते थे, सीखते थे, फिर जब कैमरे की आँख से देखने लगे तो हम सिखाने लगे। फिर हम उन्हें बताते हैं कि तुम ये जो अगर आपने इधर देखा है ना, ये आप ऐसे ना देखें, ऐसे देखें, फेस आप ज़रा यूँ रखें और डायलॉग में यहाँ स्ट्रेस दें, यहाँ आप जल्दी से बोल जाइए, ऐसे ये सारी चीज़ें फिर हम बताने लगे और उसमें हम ज़्यादा मुतमईन होते गए। और मैं तो समझती हूँ कि एज ए डायरेक्टर मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं किसी भी आर्टिस्ट को बताती रहती हूँ सेट पे कि ऐसे नहीं करें, ऐसे करें, ऐसे चलें, ऐसे उठें। उसमें पूरा आपको एक्टिंग की हेल्प चाहिए होती है, जो मेरा तजुर्बा और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो यहाँ काम आ रहा है मुझे। एक सक्सेसफुल कामयाब फिल्म में एक एक्टर, एक कहानी का कितना रोल है, एक अच्छी एक्टिंग कितनी है, डायरेक्टर की जिम्मेदारी कितनी है? एक कामयाब अब पूछ रही हूँ एक कामयाब फिल्म, हाँ, मयारी फिल्म। मेरा ये ख्याल है कि सबसे अहम चीज़ होती है फिल्म की कहानी और उसके बाद डायरेक्टर, और डायरेक्टर के बाद एक अच्छा प्रोड्यूसर भी बैक पे चाहिए होता है, जो पैसे तो निकालता रहे वक्त जो के ऊपर। बिल्कुल जो आपकी कहानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है। और फिर अच्छा म्यूजिक। फिल्म टीम से ही बनती है, ठीक, मगर डायरेक्टर अच्छा होने से वो टीम भी अच्छी सेलेक्ट करता है। तो और फिर आर्टिस्ट भी कहानी के मुताबिक हो तो सोने पे सुहागा। क्या बात है। फिर तो यही होता है कि अल्लाह इज्जत दे। हाँ बिल्कुल ठीक है। शिव हमारा कैसी डायरेक्टर है? नरम है, गरम है, मैं बहुत, मैंने पहले ही कह दिया मुझे गुस्सा कम गुस्सा नहीं आता। आता भी है तो एक हल्का सा, बिल्कुल एक झटके की तरह गुजर जाता है। क्या कर रहे हो, ये क्या, तुम उधर मर जाते तो क्या हो जाता। मैंने एक दफा कहा किसी आर्टिस्ट, उन्होंने आउट होना था लेफ्ट को, वो राइट को गलती से चले गए बौखला के, तो मैंने कहा आप उधर अगर मर जाते तो क्या हो जाता। शिव हमारा सुनती हैं, लोगों से पूछ के चलती हैं, टीम की बात सुनती हैं। एज ए डायरेक्टर डज शी लिसन टू अदर पीपल? कोई एडवाइस बिल्कुल हो इस मामले में। मैं अगर कोई मेरे घर में अगर नौकर या नौकरानी भी है तो उनसे भी अगर कोई बात वो मुझे सही बता रहे हो तो मैं उनकी सुन लेती। तो मेरे सेट पर भी अगर कोई टेक्नीशियन मुझे कहता है कि मैडम ये तो इसने गड़बड़ कर दी, मैं उनकी फ़ौरन सुनती। मैं कहती हूँ ठीक है, ये सही कहा है, अगर सही है तो मैं उनकी ज़रूर मानूंगी। आप बहैसियत, मुझे पता है इसका जवाब आपने क्या देना है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी, आप बहैसियत फिल्म डायरेक्टर अपने काम से मुतमईन हैं? अगर मुनीज़ा मैं मुतमईन हो जाऊंगी तो मेरे में जो जज्बे हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे। मुतमईन तो मैं कभी भी और होना भी नहीं चाहिए। मेरी कोशिश है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं, ऐसी फिल्में बनाऊं कि जो आर्ट मूवी बनाऊं, इस टाइप की बनाऊं जो लोग अप्रिशिएट करें, जो हकीकत के बहुत करीब। असल में हमारी फिल्म मेकिंग, जितनी भी फिल्म मेकिंग हो रही है, ज़्यादातर हकीकत से दूर चलेगी। जो लाइफ में होता है वो दिखाएं, जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा हमारे सामने आते हैं वाक़यात, वो अभी कम आ रहे हैं हमारी स्क्रीन में, आ रहे हैं मगर कम है। चलें, ये तो बहुत सी बातें होगी अब आपके काम के हवाले से। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप एक माँ हैं माशाल्लाह, बेटा आपका भी पढ़ के आया, अल्लाह का शुक्र। तो उसको भी फिल्म लाइन में कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरे बेटे को शौक ही नहीं। मेरा बेटा MBA करके आया है लंदन से अभी। अच्छा। तो उनको इधर तवज्जो नहीं है और अल्लाह का शुक्र है कि वो उनकी तालीम तकरीबन मुकम्मल है। तो उस तरफ यानी नहीं, वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
चाहे कि आपको अपनी